नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MLT बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। और आज की पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में नेचर में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो शुरुआती रूप से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बन चेन वाले कंपाउंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड मॉलिक्यूल हो और एल्डिहाइड या कीटोन ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो। तो ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस के बारे में। तो इसका पहला फंक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स। यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाने वाला डाइटरी फूड सोर्स है या डाइटरी सोर्स है जिसके द्वारा हर ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्राप्त करता है अपने काम को करने के लिए। दूसरा इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट आर प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट शुरुआती रूप से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी उसको बनाने के लिए, यानी उसका एक एज ए बिल्डिंग ब्लॉक भी काम करता है। फॉर एग्जांपल फैट, लिपिड्स हो गए और अमाइनो एसिड्स हो गए, इन सब के बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने में कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। तीसरा फंक्शन इसका क्या है? कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट मदद करता है। चौथा इसका फंक्शन है दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं फाइबर ऑफ प्लांट जैसे सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। और एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। फॉर एग्जांपल काइटिन। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करेंगे और इनको डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट का और जिसको हम आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। यानी कि इसके बाद कार्बोहाइड्रेट या फिर मोनोसैकेराइड्स के बाद में और फर्दर हम हाइड्रोलाइज इस कंपाउंड्स को नहीं कर पाएंगे। इसका मोनोसैकेराइड का बेसिक एग्जांपल होता है ग्लूकोज। तो मोनोसैकेराइड्स को भी फर्दर उसकी कैटेगरी के अनुसार 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरीज वाइज इसकी डिवीजन है उसका फंक्शनल ग्रुप के बेस पर, और दूसरी है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उसकी चेन में प्रेजेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पे कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एल्डोसिस और दूसरा है कीटोसिस। जब फंक्शनल ग्रुप यानी मोनोसैकेराइड्स का फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्डोसिस। और यदि मोनोसैकेराइड्स का फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो तो हम उसको बोलेंगे कीटोसिस। और कार्बन नंबर यानी कार्बन एटम के नंबर पे इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है? अगर कोई मोनोसैकेराइड की चेन 3 कार्बन की है तो उसको बोलेंगे ट्रायोसिस, 4 कार्बन की है तो टेट्रोसिस, और 5 की है तो पेंटोसिस, 6 की है तो हेक्सोसिस। और ऐसे हम फर्दर इसको आगे भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी भी मोनोसैकेराइड्स को कैसे हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं किसी मोनोसैकेराइड्स की। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ग्लूकोज की नेमिंग करूं इन 2 कैटेगरी के बेस पर, तो ग्लूकोज में एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप और एक होता है 6 कार्बन की चेन। तो इस बेस पे हम उसका नाम क्या रख सकते हैं? एल्डोहेक्सोस। और इसी तरीके से हम फ्रक्टोज का भी रख सकते हैं क्योंकि उसमें कीटोन बॉडी है तो उसका क्या नाम बनेगा? कीटोहेक्सोस। तो अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं या फिर हाइड्रोलाइज होने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट छोड़ दें। इनको भी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स के आधार पर डिवाइड किया गया है। जैसे डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स का बना हुआ,
ट्राइसैकेराइड 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स का बना हो, और ऐसे हम आगे और भी डिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम आखिरी और तीसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि पॉली मतलब बहुत सारे और सैकेराइड मतलब शुगर, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने हों। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन। पॉलीसैकेराइड्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। पहला इसका होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा इसका हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो एक ही तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जैसे कि हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोजन बना होता है 30,000 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलकर। और इसका और भी एग्जांपल हो सकते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स के, जैसे स्टार्च, इन्यूलिन, सेल्यूलोज, ऐसे। और हम बात करते हैं चलो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में। अब हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।